नमस्कार। आज के इस बेहद खास चर्चा में भव्य स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। ये चर्चा किसी एक साम्राज्य की नहीं, बल्कि दो महान और एक दूसरे से बिल्कुल अलग सभ्यताओं की कहानी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत शहरी चरम से शुरू होकर वैदिक काल के ग्रामीण उदय और गहरे ज्ञान तक जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हड़प्पा का शहरी चमत्कार, फिर जलवायु परिवर्तन और उनका पतन, उसके बाद वैदिक काल का ग्रामीण सवेरा, फिर उनका ज्ञान और समाज, और अंत में इन दोनों युगों का एक महासंश्लेषण। भाग 1, शहरी चमत्कार, हड़प्पा सभ्यता। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान सिर्फ शिकार कर रहा था, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी शहरी क्रांति हो रही थी। ये कालक्रम सच में बहुत विशाल है। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ की खेती से इसकी शुरुआत होती है और 2600 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता अपने एकदम परिपक्व शहरी रूप में आ चुकी थी। उसके बाद 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर 1500 ईसा पूर्व के ऋग्वैदिक और फिर 1000 ईसा पूर्व के उत्तर वैदिक काल के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। अब ये बात सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, आज से 4500 साल पहले लोगों ने ऐसे शहर बसाए जो आज की आधुनिक इंजीनियरिंग को भी सीधी टक्कर देते हैं। उनकी सड़कें एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। पूरा शहर शतरंज के बोर्ड जैसा दिखता था। उन्होंने घर बनाने के लिए एक ही आकार की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया, और तो और हर घर में ढकी हुई जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, उसे प्राकृतिक राल से वाटरप्रूफ तक किया गया था। ये साफ सफाई को लेकर उनकी गजब की जागरूकता को दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं थे। ये दुनिया के पहले वैश्विक व्यापारियों में से एक थे। गुजरात के लोथल में तो दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह था। वहां से उनके जहाज सीधे ओमान और मेसोपोटामिया तक जाते थे। सुमेरियन दस्तावेजों में इन्हें मेलुहा कहा गया है, यानी एक बेहद समृद्ध देश। और व्यापार में कोई बेईमानी ना हो, इसके लिए उन्होंने एक समान नापतोल का सिस्टम भी बना रखा था। लेकिन फिर इतिहास का पहिया उल्टा घूमने लगा। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लाखों की आबादी वाला इतना समृद्ध और शांति प्रिय साम्राज्य अचानक कहाँ गायब हो गया? एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से इतनी आगे थी, आखिर उसका पतन कैसे हुआ? यहीं से आता है हमारा भाग 2, जलवायु परिवर्तन और एक बहुत बड़ा बदलाव। काफी लंबे समय तक ये थियरी चलती रही कि बाहर से आए कुछ हिंसक योद्धाओं ने इस सभ्यता को तबाह कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान की कहानी कुछ और ही है। राखीगढ़ी में हुई खुदाई और वहां से मिले आधुनिक डीएनए ने इस हिंसक आर्यन आक्रमण वाले सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कंकालों पर किसी युद्ध या लड़ाई के घाव नहीं मिले हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पतन का कारण कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि वजह पूरी तरह से इकोलॉजिकल थी। तो असल में हुआ क्या था? बात यह है कि इस महानगरीय व्यवस्था का अंत किसी तलवार से नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज से हुआ था। 2000 ईसा पूर्व के आसपास बहुत ही गंभीर जलवायु परिवर्तन हुआ और भयंकर सूखा पड़ा। मॉनसून का पूरा पैटर्न ही बदल गया। जीवन देने वाली सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखकर रेगिस्तान बन गई और कुछ इलाकों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खेती ठप पड़ गई और लोग मजबूर होकर शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की तरफ पलायन कर गए। भाग 3, ग्रामीण सवेरा, वैदिक काल। इस नए युग को आकार देने वालों को आर्य कहा गया। यहाँ आर्य शब्द का असल मतलब समझना जरूरी है। ये मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रख्यात इतिहासकार मैक्स मूलर जैसे विद्वानों का मानना था कि ये मध्य एशिया से आए थे और अच्छे चारागाहों की तलाश में अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में बस गए। इन्होंने अपनी संस्कृत भाषा और अपनी एक बिल्कुल अलग जीवन शैली के साथ एक नई शुरुआत की। हड़प्पा के उस एकदम शहरी और मात्र सत्तात्मक समाज के उलट ये नया वैदिक समाज पूरी तरह से ग्रामीण और पितृसत्तात्मक था। इनका मुख्य काम व्यापार करना नहीं, बल्कि खेती और पशुपालन था। इस दौर में गाय की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसे अघन्या कहा जाने लगा था, जिसका मतलब है ऐसा पशु जिसे मारा नहीं जा सकता।
और समाज या परिवार का मुखिया अब पिता होता था। तकनीक के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। हड़प्पा काल में लोग मुख्य रूप से तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे, जिसे वैदिक भाषा में लोहित अयस्क कहा गया। लेकिन वैदिक काल की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति थी लोहे की खोज। इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। मजबूत लोहे के औजारों ने खेती की रफ्तार ही बदल दी और घने जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन बनाना बहुत आसान कर दिया। भाग 4 ज्ञान, वेद और समाज। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस दौर के ज्ञान और साहित्य की विशालता। इस काल में ऐसा मौखिक साहित्य रचा गया जिसे पीढ़ियों ने सिर्फ सुनकर और याद रखकर सहेजा। इसमें 4 वेद आते हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसके अलावा 18 पुराण, 108 उपनिषद और वेदों को बारीकी से समझने के लिए 6 वेदांग रचे गए। आज भी भारतीय दर्शन की जो मजबूत नींव है वो यही साहित्य है। सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और एक बहुत ही खास बात, दुनिया भर में मशहूर गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद के 3 मंडल का हिस्सा है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ये वो दौर था जब लोग प्रकृति की महान शक्तियों जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण की प्रार्थना बहुत ही सुंदर स्तोत्रों के जरिए किया करते थे। चलिए अब देखते हैं कि इस वैदिक समाज का प्रशासनिक ढांचा कैसे खड़ा हुआ। सीढ़ी की सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी परिवार। कई परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। कई ग्रामों से मिलकर बनता था विश, फिर उससे बड़ा होता था जन, जिसका मुखिया राजन कहलाता था। और सबसे ऊपर की इकाई थी राष्ट्र। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण होने के बावजूद इनकी व्यवस्था कितनी सुलझी हुई थी। इसी दौरान सामाजिक संरचना में एक बहुत ही गहरा और अहम बदलाव आया। शुरुआती ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो इंसान के काम या व्यवसाय पर आधारित थी। मतलब जो ज्ञान दे वो ब्राह्मण, जो रक्षा करे वो क्षत्रिय। ये काफी लचीली व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था जन पर आधारित हो गई और यहीं से समाज धीरे धीरे जातियों में बंटने लगा और नियम बहुत सख्त हो गए। भाग 5 महासंश्लेषण, अतीत और वर्तमान का संगम। इन दोनों महान युगों के बुनियादी फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो मातृसत्तात्मक थी, पूरी तरह से शहरी थी और वैश्विक व्यापार पर केंद्रित थी। दूसरी तरफ था वैदिक युग, जो पितृसत्तात्मक था, ग्रामीण था और पशुपालन पर टिका था। धातुओं की बात करें तो कांस्य युग से हम अब पूरी तरह से लौह युग में कदम रख चुके थे। पर ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें एकदम खत्म हो गईं। बड़े शहर भले ही उजड़ गए हों, लेकिन हड़प्पा की सांस्कृतिक विरासत कभी नष्ट नहीं हुई। आज भी हमारे गांवों में जो मिट्टी के चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, महिलाओं के आभूषणों के जो डिज़ाइन हैं, समुद्री व्यापार के जो तौर तरीके हैं और यहाँ तक कि पशुपति मोहर पर दिखने वाले योग के जो शुरुआती रूप हैं, ये सब हड़प्पा की ही देन है, जो धीरे धीरे हमारी सभ्यता में पूरी तरह घुल मिल गए। और इसीलिए इस चर्चा के आखिर में ये सोचने वाली बात है, क्या हड़प्पा सचमुच खत्म हो गया था, या वो आज भी हमारे घरों में, हमारी कला में और हमारी रोजमर्रा की परंपराओं में जिंदा है। हमारा इतिहास केवल मिट्टी में दबी पुरानी ईंटों का नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी बहती नदी है जिसने आज के आधुनिक भारत की नींव को सींचा है। उम्मीद है इतिहास का ये सफर आपको बेहद पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।